नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुप्ता सर आज आपके अपने YouTube चैनल जस्ट वेल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 आव्यूह का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले आव्यूह होता क्या है, इन सारी चीजों को देखेंगे। फिर आगे देखेंगे आव्यूह के प्रकार, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं इस चैप्टर के यूजेस कहाँ कहाँ पे। हम लोग को रियलिटी में अगर देखा जाए तो मैथ बचपन से बस यही सिखाया जाता है कि कैलकुलेशन है, बाकी इसका यूज कहीं लाइफ में दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आगे चलेंगे बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप मैथ बहुत हायर लेवल तक में यूजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथ के बिना फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। अगर एक हमारे पास फैन है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, तो ये फिजिक्स की देन है। फिजिक्स का देन है तो उसके साथ साथ हमारे पास मैथ का यूज है। और जो हमारे पास फोन होते हैं उसके अंदर जो कैलकुलेशन होते हैं, उनके अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, इसमें भी मैट्रिक्स का यूज होता है, यानी कि अवयव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैथ का यूज बहुत हायर लेवल तक में है, बशर्ते हम लोग को उतना ज्यादा बताया नहीं जाता है। बचपन में बस ऐसा सिखाया जाता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग करना सीख लीजिए तो हमारा मैथ हो गया, बट ऐसा नहीं है। ठीक, मैथ हमारे बहुत ही हायर लेवल पे बहुत अच्छे यूजेस हैं इसके। ठीक है, अगर मैथ नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स नहीं होता तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम आपके सामने कैमरा, डिजिटल बोर्ड और यहाँ पे माइक के थ्रू बोल पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं इतने देरों से, तो इसका देन है फिजिक्स और मैथ। ठीक है, तो बिना मैथ के तो फिजिक्स कुछ भी नहीं है, बट बिना फिजिक्स के हम लोग के पास भी और भी कोई चीज नहीं है। हमारे पास फैंस होते हैं, कूलर्स होते हैं, सबका फिजिक्स का देन है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो आव्यूह, जो हमारे पास फोन्स होते हैं, इनमें जो कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, इन सब का यूज आव्यूह में होता है, आव्यूह का यूज इन सब में होता है। ठीक, चलिए देखते हैं सबसे पहले आव्यूह होता क्या है। आव्यूह जो होता है ना, वो कुछ है नहीं, सीधा सा बात है। किसी भी संख्याओं या फलनों को आयताकार कर्म विन्यास, कर्म विन्यास के रूप में लिखा जाता है। किसी, या फिर डायरेक्टली ये लिख लेते हैं ना, किसी ना लिख करके संख्याओं या फलनों को, या फलनों को आयताकार फलनों का आयताकार का आयताकार क्रम विन्यास। ये हमारा क्या होता है? फलनों का क्रम विन्यास। ये हमारा क्या होता है? एक आव्यूह होता है। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया कि क्रम विन्यास क्या होता है, आयताकार क्या है। देखो यहाँ पे फलनों का छूट गया था तो का को बीच में हमने लिख दिया। ठीक, अब आयताकार जो होता है ना, किसी भी चीज को लिखने का एक तरीका होता है, किसी एक ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी नंबर को एक बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो इसी को बोला जाता है आयताकार। ठीक है, ये आयताकार है। ठीक, अब कहीं कहीं किसी किसी बुक में, यानी कि जनरली बुक में इस टाइप से लिखे होते हैं, कुछ बुकों में छोटे ब्रैकेट भी लगा करके दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी बुक में दोनों साइड से डबल लाइन खींच करके इसके अंदर संख्याओं या फलनों को लिख दिया जाता है, तो हमारा क्या होता है, वो भी हमारे आव्यूह होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके आगे। ये चीज हमारा हो गया, इतना तो समझ गए। अब इसके आगे अगर देखा जाए कि इसमें अवयव क्या होते हैं, हम लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अगर आप लोग रीड किए होंगे या स्कूल पे थोड़ी बहुत बताई गई होगी तो अवयव आया होगा, वो क्या होता है। अब यहां पे देखा जाए ना, उक्त संख्याओं, उक्त संख्याओं या फलनों का, फलनों के संग्रह को, संग्रह को अवयव या एलिमेंट, अवयव या फिर अवयव या एलिमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, हिंदी में अवयव बोलते हैं। सर मैट्रिक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, क्रम विन्यास कहने का मतलब एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टमैटिक वे से लिखा हुआ, बस कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखा जाएगा।
प्राय किसी प्राय किसी अवयव को अवयव के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी और ई डॉट डॉट डॉट, यानी कि इंग्लिश वर्णमाला यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी कैपिटल लेटर जो होते हैं ना, उन्हीं से हम लोग किसी अवयव को लिखते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, बाकी अगर बचता है अवयव को कैसे लिखते हैं, हमने लिख लिया अवयव को, तो अवयव को कैसे लिखते हैं इसकी बारी आती है। कलर चेंज कर लेते हैं। अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। इसके लिए जैसे ए बी सी डॉट 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 और एक्स वाई जेड। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक, चलिए इतना चीजें हो गया, समझ गए? बोलिए, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी चीजें देखते हैं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 1 मिनट, थीम का साइज हो गया था। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब इसको निरूपित कैसे करते हैं, इसमें और भी चीजें होती है, जैसे कि स्तंभ और क्या पंक्ति, ये सारी चीजें होती है। निरूपित निरूपित किया जाता है, सही है, निरूपित किया जाता है किसी अवयव को अवयव को अवयव को स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ के रूप में, पंक्ति और स्तंभ के रूप में। ठीक है, अब पंक्ति और स्तंभ क्या होता है? अगर हमारे पास कोई क्षैतिज रेखा हो, कैसी क्षैतिज रेखा हो, हॉरिजॉन्टल जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा हो, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल वाले, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। किसी क्षैतिज रेखा को, या फिर लिख लेते क्षैतिज रेखा को, सिर्फ किसी को नहीं, क्षैतिज रेखा को पंक्ति या ब्रैकेट में
रो बोलते हैं। ठीक है, रो कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं। सर ये क्या था, समझ में नहीं आया। चलिए समझते हैं। क्या कह रहा है कि किस निरूपित किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है कैसे, किसी अवयव को पंक्ति और स्तंभ के रूप में। तो अब पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, यहां पे देखिए स्तंभ लिखे नहीं हम, सीधा सीधा कॉलम कहते हैं, लिख दिया को स्तंभ ब्रैकेट में कॉलम कहते हैं। हमने क्या देखा कि कोई भी निरूपित किया जाता है किसी भी अवयव को किसके फॉर्म में, पंक्ति और स्तंभ के रूप में। तो पंक्ति और स्तंभ रूप में किया जाता है, लेकिन उसमें कौन सी पंक्ति किसको बोलते हैं, किसको स्तंभ बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लिया जाए एक मैट्रिक्स लिखते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तब बेटर लगेगा। मान लिया जब हमने एक लिखते हैं 2 4 6 7 8 9, ठीक। अब इसमें देखोगे कि एक इस तरीके से गए हुए हैं जिसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। कैसा, क्षैतिज रेखा। और एक इस टाइप से आया हुआ जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, यानी कि खड़ी रेखा, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, और इसको क्षैतिज को हिंदी में इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हमारे पास आता है R1, ये हमारे पास आता है R2, यानी कि पहली पंक्ति या पहला पंक्ति, ठीक। और ये हमारे पास आता है दूसरा पंक्ति या दूसरी पंक्ति बोल सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास। बोलिए, इतने में कोई डाउट? तो ये हमारे क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे नीचे की तरफ जब आते हैं, एक लाइन ये है, इसको हम लोग लिख लेते हैं C1, ये हमारा हो जाएगा C2, ये हमारा हो जाएगा C3। यानी कि ये क्या कहता है कि पहला स्तंभ, ये हमारा हो जाएगा दूसरा स्तंभ, या दूसरी स्तंभ, स्तंभ, और ये हमारा हो जाएगा तीसरा स्तंभ। अब बताइए किसी को कोई डाउट? सर ये C1 C2 C3 क्यों लिखे, कोई और रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं किए, या फिर और किसी नंबर से इसको क्यों नहीं दिखाए, या और कोई अल्फाबेट से क्यों नहीं दिखाए? देखिए ये जो हमारा पंक्ति था ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो, और अगर रो बोलते हैं तो इसके पहले लेटर से, रो के पहले लेटर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R। और 1 क्यों लिखे, क्योंकि ये हमारा पहला पंक्ति था। R हमारा क्या बता रहा है कि पंक्ति है, 1 क्या बता रहा है कि पहला पंक्ति है। वैसे ही अगर यहां पे देखा जाएगा तो R हमारा क्या बता रहा है, पंक्ति बता रहा है, और 2 यहां पे जो बता रहा है दूसरा पंक्ति बता रहा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है ना। चलिए ऐसे यहां पे देखते हैं, C1 का पहला लेटर जो होता है कॉलम में C आता है, ठीक है। कॉलम में पहला लेटर क्या आता है, C आता है, ठीक। अगर वो C आता है तो उसको हम लोग पहले लेटर के उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला लेटर C, ठीक है। तो ये हमारा C1, तो 1 से क्या पता चल रहा है कि ये पहला स्तंभ है, और C से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक स्तंभ है, ठीक है। ये चीजें बताओगे, ठीक है सर, इतना आपने कहा, मैंने मान लिया। अब एक रियल लाइफ में कोई एग्जांपल देकर के बताइए, तब ना हम माने कि हाँ इसका यूज है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर हम कहें कि अगर हम और आप में से, तो हमारे साथ तो आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम दूर हैं आपसे, तो चलिए ठीक है, आप और आपके दोस्त 2 लोग बाजार गए,
जैसे कि मान लिया जाए मोहन आपका नाम हो जाए और सोहन आपके दोस्त का। दोनों लोग मार्केट गए। अब मार्केट से कुछ सामान लाना है। क्या लाने हैं? कुछ सामान लेकर के आने। अब कुछ सामान में कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए मोहन और सोहन दोनों लोग गए थे, पेन खरीदे और कॉपी खरीदे। ठीक, दो ही चीज खरीदते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीदते। दो ही लोग गए हैं, दो चीजें खरीदते हैं। अब क्या हुआ कि मोहन ने कहा कि मैं 5 पेन खरीद लेता हूं। मोहन ने क्या कहा? मैं 5 पेन खरीद लेता हूं और 3 कॉपी खरीद लेता हूं। अब सोहन ने बोला ना, इसके पास पेन तो बहुत थे सोहन के पास, फिर कह रहा कि मेरे पास तो पेन बहुत है लेकिन मैं भी फिर से खरीदूंगा, तुमसे कम थोड़ी ना हो। तो इसने क्या किया? 6 पेन खरीद लिए। पेन तो बहुत थे फिर भी इसने 6 पेन खरीदे, क्योंकि दिखावना था उसको अपने फ्रेंड को। ठीक, उसके बाद कहा कि कॉपी तो बहुत ज्यादा पापा लेकर के आए हुए हैं तो हम ज्यादा नहीं खरीदेंगे, एक ही ले लेते हैं। फिर भी इसने एक ले लिया। अब क्या करना है ना, इसको हमको मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। मैट्रिक्स के रूप में लिखने हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लाइन में जब लिखेंगे ना तो ऊपर पेन कॉपी एसीजे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया पेन और यहाँ पे कॉपी। अच्छा, सोल्यूशन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लिया पेन और यहाँ पे लिख लिया कॉपी और यहाँ पे हमने रोहन का मोहन का लिखा था वही चीज है, बस यहाँ पे एक एरो लगा देना है। मोहन हो जाता और एक सोहन हो जाता। और हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 और 3, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 1। ले बन गया हमारा मैट्रिक्स। तो ऐसे चीजों के भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हम लिखे हैं अवयव की कोटि, कर्म या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की कोटि को हम लोग कर्म भी बोलते हैं कई जगहों पे। ठीक है, अवयव की कोटि को हम लोग कई जगहों पे कर्म भी बोलते हैं। वही चीज है, दोनों का सेम मतलब, कर्म भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी अवयव का ऑर्डर क्या होता है या फिर किसी भी अवयव की कोटि क्या होती है? किसी भी अवयव का ऑर्डर क्या होता है या कोटि क्या होती है, कर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए मान लिया जाए यहां क्या लिखते हैं, कलर चेंज करते हैं। यम पंक्तियों, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यम पंक्तियों और यन स्तंभों स्तंभों वाले अवयव को वाले अवयव को अवयव को यम गुणे यन यम गुणे यन कोटि का अवयव कहते हैं। सर ये क्या था कि हमने समझा नहीं, चलिए समझाते हैं। अगर आपने समझा नहीं तो मेरा काम क्या है, समझाना ही तो। हम यहाँ पे किस लिए, समझाने के लिए। चलिए समझते हैं फिर। क्या है कि यम पंक्तियों और यन स्तंभों वाले, यहाँ पे यन को स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं। ठीक है, और यम को भी। ठीक है, यम गुणे यन वाले अवयव कहते हैं। ठीक है सर, इतना तो हमने समझ गया, बट इसको समझे नहीं कि इसको तो ये तो बोलते हैं यम गुणे यन का अवयव बोलते हैं, यम पंक्ति और यन पंक्तियों यम पंक्ति और यन स्तंभ वालों को। लेकिन होता क्या है ये तो लिख करके दिखाइए, एग्जाम्पल में दिखाइए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एक कलर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 2 4 6 7 8 9। ठीक, ये चीज हमने लिखा। ये क्या हो गया, एक पंक्ति दो पंक्ति गुणे
3 स्तंभ। अब देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि सर यहाँ पे जो आप कोटि में लिख रहे हैं ये पहले पंक्ति लिखेंगे या पहले स्तंभ लिखेंगे। तो भाई बचपन में चलना सीखे होगे कभी, तो क्या पहले पेड़ पर ही चढ़ना सीखे थे? नहीं, पहले क्या थे? पंक्ति पंक्ति चलना सीखे थे ना। मम्मी ने क्या होगा हाथ पकड़ करके पहले चलना सिखाया होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे हम लोग चलना सीखे होंगे। तो आज अपने पैरों पे चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेड़ों पे भी चढ़ना सीख गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब पंक्ति से चलना सीखे थे तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद गुणे स्तंभ लिखते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे ये जो होता है ना 2 गुणे 3, इसका क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। सर ठीक है, लेकिन ये यम और यन वाला क्या था? यम और यन वाला क्या सीन है? ये नहीं समझ में आया। चलिए समझते हैं फिर। मान लिया जाए कोई एक अवयव है A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। ठीक है, यहां पे आते हैं A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। ऐसे नीचे भी आते हैं, यहां पे करते हैं AM1, AM2, ये आता है AM3 डॉट 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 AMN। अब इसमें देखोगे ना ये डॉट डॉट करने का मतलब नीचे तक चलता गया है। ठीक, अब अगर ये नीचे तक चलता गया है तो यम और यन यानी कि पहले पंक्ति से स्टार्ट हुआ, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके यम पंक्ति है। इसमें कितने हैं? यम पंक्तियां। वैसे फिर यहां से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते यम कॉलम यानी कि यन स्तंभ। तो इसका जो कोटि हो जाएगा ना यम गुणे यन। ये जनरल नोटेशन है। क्या हो जाएगा? जनरल नोटेशन, यानी कि प्राय इसको लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, यम और यन क्या है कि इसमें यम पंक्तियां हो सकती है। यम क्या है? कुछ भी नंबर होगा, कोई एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि कोई ना कोई एक प्राकृतिक संख्या होगी। और यन हमारा क्या होगा? वो भी एक कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, हमको जहां तक पता है कि अब इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे बढ़ते देखते हैं क्या होता है कि ये हमने देख लिया यम पंक्ति और यन पंक्ति। अब यम और यन को और क्या क्या से लिख सकते हैं? अब इसको व्यापक रूप में यानी कि एक फार्मूले के रूप में लिखना। और क्या हम लोग अगर लिखना है पूरा का पूरा कोटि के फॉर्मेट में तो इतना बड़ा सा हमेशा बना करके लिखेंगे क्या? नहीं, उसके लिए क्या था, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, यानी कि कोई एक अवयव है ए। ठीक, अब कोई अवयव है ए तो इसमें क्या आ रहा है? एक एलिमेंट आ रहा है, यानी कि एक अवयव आ रहा है आई जे यम गुणे यन। सर ये यहां पे अब आई जे क्या आ गया? भाई आई जे कुछ नहीं है, एक सिंबल है, नोटेट कर रहा है, आई बता रहा है ना, आई बता रहा है कि हमारा पंक्ति है, जे बता रहा है हमारा एक स्तंभ है। अब आई कोई भी पंक्ति हो सकती है। आई क्या होना चाहिए? 1 के बराबर, 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा। ठीक है, कहां तक? यम के बराबर या फिर यम से छोटा। नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं यहां पे 1 के बराबर या फिर यम के बराबर या फिर यम से छोटे। वैसे ही जे के लिए भी क्या था? 1 के बराबर। ठीक है, यन के बराबर हो सकता है, यन से छोटा हो सकता है, और जे की वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, यन हो सकता है, यन से छोटा हो सकता है। अब यन से बड़ा नहीं होगा, यन हमारा कोई नंबर है, यन हमारा बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। क्या? बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमसे नहीं फर्क। वैसे ही यम की भी बात करें तो यम भी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, और उससे छोटे जितने भी नंबर्स होंगे सब आ सकते हैं, यम भी आ सकता है। ठीक, और 1। तो ये हमारे आई और जे को बता रहा, यानी कि ये बताता है ना कि आई जो है, यहां पे जो आई है ये क्या है? ये बताता है कि कौन से पंक्ति में। जैसे अगर हम लोग लिखें A11 तो यहां पे आई की वैल्यू हमने 1 रखा, जे की वैल्यू भी 1 रखा। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स बनता था ना, एक जो अवयव बनता था, इसके पहले पंक्ति के
पहले स्तंभ का जो अवयव है ना, पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का जो अवयव है वो हमारा बताता है। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग इसको A12 लिख लें, A12 लिख लेते हैं, तो ये क्या, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ की बात कर रहा, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का जो नंबर होगा, जो अवयव होगा वो आ रहा है। वैसे अगर यहां पे देखा जाए A13 लिख लिया जाए तो ये पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, फिर ऐसे ही चलेंगे तो A21 आ जाएगा, यानी कि दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ में। ये आता हमारे पास दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ, ये फिर आ जाता दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, है ना। तो ये सारे चीजें क्या बता रहे कि प्लेसेस बता रहे हैं, उसके जगह बता रहे हैं कि कहां पे ए नंबर्स आएंगे। एक नोटेशन है, एक सिंबल है, बाकी कुछ नहीं है। A11 यानी कि AIJ एक बता रहा, जो एक नोटेशन है, यानी कि एक सिंबल, एक लिखने का तरीका है, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। अब उतना जगह घेरने से बेटर है कि थोड़ी सी जगह में काम हो जाए। ठीक है, समझ गए? जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों को इतना चीज समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। अवयव का निर्माण, यानी कि किसी भी अवयव को कैसे बनाते हैं, यानी कि इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल के थ्रू कहने का मतलब, हमको अगर यम गुणे यम का एक अवयव बनाना है, यम गुणे यम का एक अवयव बनाना है, कोई भी अवयव हो सकता है, यम गुणे यम कोटि का एक अवयव बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसकी कुछ चीजें रिलेशन में दे देगा, तो उसके बाद से हमसे बोलेगा कि यम गुणे यम का एक अवयव बनाइए, या फिर 1 गुणे 1 का बनाइए, 2 गुणे 2 का बनाइए, 3 गुणे 3 का बनाइए, जैसा मर्जी कहेगा वैसे वो बोलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए, हमसे कोई बोले एक मैट्रिक्स AIJ 2 गुणे 2 का बनाना है। ठीक है, तो हमसे क्या बोलेगा, AIJ बराबर I गुणे 2J, ऐसे दे सकता है। यानी कि IJ बराबर 2 गुणे I गुणे 2J बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इससे हमको क्या बनाने हैं, ए मैट्रिक्स बनाने, AIJ 2 गुणे 2 का। तो इसमें 2 गुणे 2 में 4 एलिमेंट आएंगे, 4 अवयव आएंगे ना, A11, A12, A21 और A22, यानी कि 2 पंक्तियां हो गई, 2 स्तंभ हो गए, 2 पंक्तियां हो गई, 2 स्तंभ हो गए, बस यही हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया, इतना समझ में आया। अब क्या कहते हैं, इसके फॉर्मेशन को बात करते हैं, यानी कि हमको क्या है, फार्मूला क्या है, अवयव का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन क्या करने हैं उसको देखते हैं। यानी कि हमने लिया था A11 की बात करते हैं, हमने I की वैल्यू 1 रखा, गुणे 2, J की भी वैल्यू हमने क्या रखा, 1 रखा, सबका गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, A11 की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, यानी कि A11 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर लिखते हैं A12 की बात, तो क्या मिल जाएगा, पहले पंक्ति की बात हो रही है, दूसरे स्तंभ में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि J की वैल्यू 2 आ रही है और 2 दिया भी था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि A12 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बोलो, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक, यहां पे बात करते हैं A21 की, तो ये दूसरे पंक्ति में पहुंच गए, गुणे 2 पहले से था 1, तो A21 का बात भी जो आया वो 4 आया। अब आते हैं A22 की बात करते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। सर एक गुणे गुणे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे गुणे का सिंबल दिया था क्वेश्चन में, फिर 2 गुणे J लिखा था, यानी कि J को डबल करना, जो भी J रहेगा उसका डबल करेंगे, जो भी J की वैल्यू रहेगी उसका डबल। तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आया। चलिए, इतना अगर आ गया तो फिर आगे देखते हैं, हमारे पास एक जो अवयव बन करके आया, क्या आया, 2 4 4 8, ये 2 गुणे 2 का अवयव का निर्माण हो गया, यानी कि फॉर्मेशन हो गया, हमने बना लिया।
तो सर ये तो हमने डायरेक्टली बना लिए, क्वेश्चंस थे हमने बना लिया, क्या इसके बेसिस पे इसका कुछ थ्योरी भी है? हाँ थोड़ी बहुत थ्योरी है, बट उसमें कुछ है नहीं, बस यही चीजें दिए हुए हैं कि कैसे क्या करना है, हमने समझ गए थ्योरी। ठीक, चलिए लिख भी लेते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने नोट करते हुए जा रहे हैं कि नहीं? टॉपिक को नोट करते हुए जा रहे हैं कि नहीं? सारा चीजों को नोट कर रहे हैं? देखिए ये चीजें, ये चीजों को पहले आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। उसके बाद आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, फिर ये चीजें नोट कर लीजिएगा। ये एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल था, यानी कि जैसे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये चीजें लिख लीजिएगा, ये जो चीजें हैं इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ नया चीजें। ठीक, अब नया चीजों में क्या है, इसी का जो थ्योरी था उसी को लिखते हैं। इस कलर दिख नहीं रहा होगा सही से, ठीक है, कलर लेते हैं व्हाइट। यदि एक यम गुणे यन का अवयव यम गुणे यन का अवयव के निर्माण के लिए, अवयव के निर्माण के लिए हमें दिया गया, के लिए दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे प्लस 4। ठीक, इतना चीजें दिया है, और इतना अच्छे से दिया हमको, और आई और जे एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से होगा। हमको क्या करना, आई और जे। ठीक है, यहां पे एक चीज दिया हुआ था, ठीक, जहां पे हमने क्या किया, आई और जे हमारे एक क्या होगा, प्राकृतिक संख्या से होना चाहिए। यहां पे एक चीज करते हैं ना, ये जो दिया गया है 2 और 4 ना, इसको भी चर के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, आई प्लस ए जे प्लस बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे एक चीज और भी लिख लेंगे, ए और बी एक वास्तविक संख्या होनी, ए और बी दोनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या होनी चाहिए। होना चाहिए। ठीक है सर, हमने समझा नहीं, वास्तविक संख्या होना चाहिए बेटा, ये जो है ना, ए और बी कुछ भी हो सकता है, बट आई और जे जब भी हम लोग लेंगे ना, तो उसको हम लोग एक रियल नंबर, यानी कि सॉरी रियल नंबर कह रहे हैं, नेचुरल नंबर यानी कि एक प्राकृतिक संख्या ही लेंगे, क्योंकि आई और जे जो था ना, वो क्या था, एक पंक्ति और एक क्या था, पंक्ति और स्तंभ के बारे में बताता था।
ठीक है, बाकी चीजों के बारे में ये नहीं बताता है। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ के बारे में ये चीजें बताती है, बाकी चीजों के बारे में ये नहीं बताता है। बट ए और बी कुछ भी हो सकता है, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए और बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे वो पॉइंट में हो सकते हैं, हाफ हो सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि भिन्न के फॉर्म में भिन्न हो सकता है, दशमलव हो सकता है। ठीक है, बट हम लोगों ने अभी तक क्लास 10 तक सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़े है ना, तो वास्तविक संख्या के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, क्या हमने कभी ऐसा पढ़ा है क्या कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़े हैं? नहीं, 12th में 11th में पढ़े होंगे, बट क्लास 10th तक हमने वास्तविक संख्या पढ़ा है, तो वास्तविक संख्या ही इसमें ज्यादातर यूजेस हैं। थोड़े बहुत कभी आ गए एक दो तो आ गए, नहीं तो फिर हम लोग को वास्तविक संख्या से ही मतलब है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आव्यूह के प्रकार, अब बात करते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार की बात किया जाए तो फिर क्या होगा? आव्यूह के कई सारे प्रकार हैं जो हमको पढ़ने हैं। जैसे पहला पढ़ना है पंक्ति आव्यूह, दूसरा पढ़ना है स्तंभ आव्यूह, तीसरा पढ़ना है शून्य है रिक्त आव्यूह। ठीक, और रिक्त थोड़ा सा खित लिखा गया है, रिक्त होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। फिर उसके बाद पढ़ने वर्ग आव्यूह, ठीक, विकर्ण आव्यूह, फिर अदिश, फिर उसके बाद इकाई या तत्समक। बस इतने हम लोग को पढ़ने हैं। इसके बाद में फिर ए पढ़ने हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी क्या होगा, लास्ट में ए। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स 7 टाइप के हमको पढ़ने हैं। तो पहला उसमें से हमने लिया है पंक्ति आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। थोड़ी बहुत इंग्लिश में देखते चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है ना सर, इसका डेफिनेशन क्या होगा? किसी आव्यूह में एक ही पंक्तियों या केवल एक ही पंक्तियों, केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सर हमने समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हमने क्या बोला कि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। सर ये क्या, एक ही पंक्ति हो, ये क्या? नहीं समझा। जैसे कि हमने क्या किया, कोई एक आव्यूह लिख रहे हैं, बट उसमें कई सारे पंक्तियां आती हैं, कई सारे स्तंभ आते हैं ना। हमने देख लिया कि स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल जाकर के पढ़े, उसकी थ्योरी भी लिखे और उसको समझे भी है ना। तो अब देखते हैं जो चीजें हमारे पास है कि कोई भी आव्यूह उसके पास सिर्फ एक पंक्ति हो, कितने, सिर्फ एक पंक्ति हो। तो अगर एक पंक्ति आ रहा है तो हमारा क्या होगा, एक पंक्ति आव्यूह। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, हमने क्या लिखा, 2 4 कामा क्यों लगा रहा है भाई, 2 4 6 8 10 12, जितने मर्जी के उतने स्तंभ आ जाए, स्तंभ जितने मर्जी के उतने आ जाए। देखो, एक स्तंभ, दो स्तंभ, 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास C1 आ जा रहा है, ये हमारे पास C2 आ जा रहा है, ये हमारे पास C3 आ जा रहा है, ये हमारे पास C4 आ जा रहा है, ये हमारे पास C5 आ जा रहा है, और ये हमारे पास C6 आ जा रहा है। बट हमारे पास R1 की वैल्यू सिर्फ एक ही है, R1 के अलावा कुछ है नहीं, है ना। तो अगर पंक्तियां एक आ रही है, स्तंभों की संख्या कई सारे हो जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास पंक्तियां एक आ रही हैं और स्तंभ कई सारे आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, पंक्ति आव्यूह होंगे। इनका व्यापक रूप, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि सीधी सी बात है, पंक्तियां n हो सकती, पंक्तियां एक हो सकती है, बट स्तंभों की संख्या n हो सकता है। यानी कि नंबर ऑफ स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जितना मर्जी के उतना लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन हमारे पास पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए।
कितना, 1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। अब यहीं पे लिख लेते हैं इसका व्यापक रूप। कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं लिखा गया। व्यापक, इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, ए आई जे, और हमने क्या लिख दिया, 1 गुणे यन। ये क्या था, 1 गुणे 6 का अव्यय था, 1 गुणे 6 का अव्यय था। इसमें हमने क्या लिखा, 1 गुणे यन। 1 गुणे यन कहने का मतलब इसके पास एक पंक्तियां हैं और यन स्तंभ हैं, तो ये हमारा क्या हो सकता है, पंक्ति अव्यय हो सकते हैं। बोलिए इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। जैसे कि अगर देखा जाए, सिर्फ हम गए बाजार और ढेर सारे चीजें खरीदे, 2 पेन खरीद लिए, 2 पेंसिल खरीद लिए, 6 कॉपी खरीद लिए, 8 किताब खरीद लिए, 10 और भी कोई चीजें खरीद लिए, 12 और भी कोई चीज खरीद लिए। तो ये जो थे हमारे पास इतने 6-7 सामान खरीद लिए, तो इसको अरेंज करके हम लोगों ने लिख दिया, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पंक्ति अव्यय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दूसरा अस्तंभ अव्यय। तो सेम चीज जैसे अभी हम लोगों ने पंक्ति अव्यय पढ़ा है ना, वैसे ही हमारे पास एक आता है स्तंभ अव्यय। सर ये क्या होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास पंक्ति अव्यय होता है वैसे हमारे पास स्तंभ अव्यय। किसी अव्यय में, या फिर एक ऐसा लिखता है, ऐसा अव्यय, हमने इसके डेफिनेशन में क्या लिखे थे, किसी अव्यय में। चलिए ठीक है, इसमें ऐसा लिखता है, ऐसा अव्यय अव्यय जिसके पास केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अव्यय कहते हैं। स्तंभ अव्यय कहते हैं। सर ये भी नहीं समझ में आया हमको। अरे भाई कुछ नहीं लिखा है कि कह रहा है कि जिसके पास एक स्तंभ हो। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिसके पास एक पंक्ति हो उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति अव्यय, और जिसके पास एक स्तंभ हो उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ अव्यय। बस बात खत्म, नाम से क्लियर है, यानी कि यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो जिसके पास एक स्तंभ हो ना उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो सर इसका एग्जाम्पल वगैरह मिलेगा या इसका भी व्यापक रूप होता है, हाँ इसका भी व्यापक रूप होता है, उसको पहले लिख लेते हैं। व्यापक रूप ये क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, ए आई जे, और इसको लिखते हैं यम गुणे 1। सर यम गुणे यन और उसमें लिखे थे 1 गुणे यन, तो भाई पहले हम लोग पंक्ति लिखते हैं, उसमें एक पंक्तियां आ रही थी, कई सारे स्तंभ आ रहे थे, तो इसके लिए उसमें हमने पहले क्या लिखा था, पंक्ति। फिर स्तंभ आते थे तो कई सारे स्तंभ आ सकते, तो इसके लिए उसको हमने यन लिख दिया। कुछ भी आ सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मर्जी का वो आए, उससे नहीं फर्क पड़ता। वैसे लेकिन यहाँ पे क्या, यम की संख्या कुछ भी हो सकती है, यानी कि पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, बट स्तंभ हमारे पास क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो ए हमारे पास क्या हो जाता है, व्यापक रूप क्या इसका। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम गए, आप गए, आपके दोस्त गए 2-4, मेरे भी 2-4 दोस्त गए मार्केट में। ठीक, हमने क्या किया, सिर्फ सारे लोगों ने एक एक पेन खरीदे। अब पेन में कुछ लोग 1 खरीदे, कुछ 4 खरीदे, कुछ 10 खरीदे, कुछ 10 खरीदे। तो उसको जो हम लोग ने एक अरेंज किया ना, एक रूप में लिखा, तो उसको लिखने के लिए हमने क्या किया, कुछ ऐसे लिखा। जान लिया, मैंने गया था पहले, सबसे पहले मैं गया था, मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तो फिर मैं पहले गया था। ठीक, मैं तुम्हारे साथ गया था, मैं पहले खरीदा 2 पेन, उसके बाद तुम खरीद सकते हो। तुमने खरीदा 1 पेन, मेरे से ज्यादा कोई नहीं खरीदेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं पेन खरीदेगा। ठीक, ठीक है सर, 0 खरीदा, इसने 1 भी नहीं खरीदा। ठीक, ए -1 और ए -2, ये क्या था,
ये हमने क्या किया, 5 लोग गए थे, जान लिया, मैं गया था, तुम गए थे, तुम्हारे दोस्त गया था, तुम्हारी एक और दोस्त गया था, तुम्हारा एक और दोस्त गया था, ये सारे लोगों ने गए थे मार्केट। हमने सबने पेन खरीदा। इसने एक पेन खरीदा, इसने क्या, इसने एक पेन खरीदा, इसने 0 पेन, इसने क्या किया, एक पेन बेच करके आया, और इसने क्या किया, 2 पेन बेच करके आया। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी दुकान पे जाकर के तुम पेन नहीं बेच सकते हो पुराने पेन को। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये माइनस को हटा देते हैं, ठीक, माइनस को हटा देते हैं भाई। माइनस में नहीं ना पेन खरीदोगे, हाँ इसमें आते हैं माइनस, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आबियों के अंदर माइनस आते हैं, बट ऐसा नहीं, हमने क्या खरीदा था, पेन खरीदे थे, तो माइनस में पेन थोड़ी ना खरीदोगे। हाँ, इसने एक भी नहीं खरीदा, हमने 2 खरीदा, इसने एक खरीदा, इसने एक खरीदा, इसने 2 खरीदा, ठीक। तो ये सारे चीजें जो हमने अरेंज किया, तो हमने, हमारा क्या बन गया, एक अस्तंभ आव्यूह बन गया। इसके पास देखोगे एक ही खंभा है, एक ही स्तंभ आ रहा है, एक पूरा खड़ा पोला आ रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, कितने हैं, कितने पंक्तियां, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 1 हो गया। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। जहां तक मुझे पता है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई पूछ लो, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे दूसरा टाइप, नोट करते चलो साथ साथ में। शून्य या फिर रिक्त आव्यूह, ये क्या होगा, रिक्त आव्यूह, ठीक है, एक रिक्त नहीं, रिक्त आव्यूह, ठीक है। और ये भी था नहीं, शून्य या रिक्त आव्यूह, ठीक है, बाय मिस्टेक कुछ चीजें लिखा देते हैं, या रिक्त आव्यूह, ठीक है, शून्य या रिक्त आव्यूह। अब यहाँ पे देखा जाए, अब देखो इसका ये मतलब नहीं है, रिक्त का मतलब यहाँ पे मत समझ लेना कि खाली है पूरा का पूरा, नहीं, इसके पास है अवयव, बट क्या होते हैं, सारे के सारे अवयव 0 होते हैं, ठीक, सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। कलर चेंज करते हैं, फिर लिखते हैं, किसी, या फिर लिखते हैं ऐसे अवयव, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव अवयव शून्य हो, उसे, उसे शून्य अवयव अवयव कहते हैं। क्या कह रहा है, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य या फिर रिक्त अवयव, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, जैसे कि अगर हम लोग लिख लेते हैं कुछ चीजें ऐसे, ब्लू कलर लिख लेते हैं, ठीक है, इस कलर से हो जाएगा 0, ए भी 0 हो जाए, 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 तो ये 2 गुणे 3 का शून्य अवयव हो गया, ये 2 गुणे 3 का शून्य अवयव हो गया। बोलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया, 3 गुणे 3 क्या हो गया। क्या सर हमेशा पंक्तियां कम होती हैं, स्तंभ ज्यादा होते हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, पंक्तियां भी ज्यादा हो सकती हैं, स्तंभ भी ज्यादा हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है, ठीक है। यम की वैल्यू कभी ज्यादा हो सकती है, यन की वैल्यू कभी ज्यादा हो सकती है, इस पे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्यापक रूप होता है, तो देखो इसका अगर व्यापक रूप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0 i j
यम गुणे यन, ये इसका व्यापक रूप हो सकता है। इसका व्यापक रूप हो सकता है, ठीक है। 0 यम गुणे यन, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या था, वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है इसकी बात करते हैं। वर्ग आव्यूह जो होता है ऐसा आव्यूह जिसके, ऐसा आव्यूह ना जिसकी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर। ऐसा आव्यूह जिसके नंबर ऑफ पंक्तियां नंबर ऑफ स्तंभ की संख्या बराबर हो, ठीक है। नंबर ऑफ पंक्तियां या नंबर ऑफ स्तंभ, यानी कि हम थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, पंक्तियां उसके, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी हिंदी से सिर्फ चलते हैं। आप ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके स्तंभों या पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे वर्ग वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलो छोटा छोटा डिफरेंशिएशन है, कुछ बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएशन हम लोग लिख रहे हैं। क्या कह रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर देखा जाए, हमने क्या किया, हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम लिखते 2 4 6 7 8 10 -11 -9 3। हमने क्या लिखा, 3 गुणे 3, यानी कि इसमें क्या, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ भी है, यानी कि 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, एक वर्ग आव्यूह हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ग आव्यूह हो सकता है। इसमें क्या होना चाहिए ना कि नंबर ऑफ पंक्तियां और नंबर ऑफ स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 पंक्तियां रखा 3 स्तंभ रखे, दोनों बराबर हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे। कोई भी हो उसमें कुछ भी हो, बट उसके अंदर के अवयव जो है कुछ भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है, बट उसकी पंक्तियां और स्तंभ जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, यानी कि जितने पंक्तियां उतने स्तंभ होने चाहिए, जितने स्तंभ उतने पंक्तियां होनी चाहिए। तो इसके पास अगर देखा जाए तो 3 पंक्तियां थी 3 स्तंभ थे, तो इसके पास सब बराबर थे। तो अगर सब बराबर थे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्ग आव्यूह है, ठीक। अब अगर इसका व्यापक रूप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, व्यापक रूप, हमने लिखा एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, इसको लिखते हैं ए आई जे और यम गुणे यम का। अब देखो यहाँ पे सर यम गुणे यम या फिर यन गुणे यम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। सर यहाँ पे आप यम ही क्यों लिए, भाई एक नंबर ऑफ रोटेशन है, नंबर ऑफ नोटेशन है, यानी कि एक नंबर का लिखने का तरीका है, किसी भी सिंबल से नोटेट कर सकते हैं, उसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट ज्यादातर बुकों में यम और यन के फॉर्म में ही लिखा रहता है, इसलिए हम लोग यम और यन को नोट करना इजिली समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, इसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, विकर्ण आव्यूह जो होता है ना वो एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह के बाद में उसके जो मुख्य विकर्ण हो ना, उसके बाद में जितने भी अव्यव हो सबकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। विकर्ण आव्यूह में सबसे पहले लिख लेते हैं वर्ग आव्यूह।
क्योंकि ए सबसे पहले वर्ग अवयव होना जरूरी है। अगर एक वर्ग अवयव नहीं है तो उस पर कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक अवयव अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहता है। अवयव कहते हैं। सर हमने ये समझा नहीं कि आपने वर्ग अवयव पहले बोला, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव या मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य। यानी कि मुख्य विकर्ण का जो अवयव होता है वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहे, उसके बाद कुछ भी रहे, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे कर लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे कर लिया जाए, हम लोग कर लेते हैं एक 3 × 3 का अवयव। इसमें लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 0 0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 करते हैं, 5 लिख लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 0, ये भी 0, ये 6। अब ये देखोगे ना, अगर ये देखा जाएगा, ये हमारा मुख्य विकर्ण होगा। मुख्य विकर्ण इन द सेंस डायगोनल, मुख्य विकर्ण इन द सेंस डायगोनल, अगर इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायगोनल। अब कोई भी वर्ग अवयव है जिसके डायगोनल्स पे कुछ ना कुछ नंबर है, बाकी नंबर्स क्या है, 0। यही पे बोला गया था कि वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, डायगोनल के हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। अब विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो प्रत्येक अवयव क्या शून्य नहीं है? देखो, ए विकर्ण के अतिरिक्त वाले ए हो गया, ए हो गया, ए। ठीक है, अब इसके अंदर अगर नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, ठीक है, बराबर होना चाहिए शून्य के। यहां से देखा जाए, अगर ए आई जे बराबर होना चाहिए शून्य, कब? ए यहां पे जब आई और जे बराबर नहीं, यानी कि एक बराबर का साइन लगा करके उसके ऊपर एक लाइन से कट कर देते तो उसको बोलते हैं ए बराबर नहीं है। यानी कि इक्वल टू के साइन पर एक कट लगा देते तो उसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। ठीक, तो अगर ए आई जे का ए आई जे जो ना, ए आई जे की वैल्यू 0 आएगी कब? आई और जे जब बराबर नहीं है। बाकी उसके बाद ए आई जे जब बराबर हैं तो कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। क्या कभी वहां पे 0 नहीं आ सकते? आ सकते हैं, वहां पे 0 आ सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बातें नहीं है। बाकी सब पे 0 होना जरूरी है, बाकी यहाँ पे अगर 0 हो गया तो कोई बात नहीं है। ठीक, लेकिन अगर सारे 0 हो गए तो शून्य मैट्रिक्स में चला जाएगा, शून्य अवयव में चला जाएगा। लेकिन अगर 1 2 0 हो गए तो चल सकता है काम, ठीक है, वो रहेगा। ठीक, चलिए ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, अदिश अवयव। अब अदिश अवयव की भी होने से पहले इसको भी एक वर्ग अवयव होना जरूरी है। देखो, जब हमने वर्ग अवयव पढ़ लिया, उसके बाद जितने भी पढ़ेंगे हम लोग अभी, वर्ग अवयव के बाद में हमने पढ़ा विकर्ण अवयव, फिर अदिश अवयव, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इकाई अवयव। इन चारों में विकर्ण, अदिश और वर्ग का तो था ही, और इकाई, इन चारों अवयव में वर्ग अवयव होना जरूरी है। जब तक ये वर्ग अवयव नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक उसको अदिश और जो भी चीजें हैं उसको नहीं बोला जा सकता। अब देखो, वर्ग अवयव ऐसा अवयव अवयव जिसके मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयव
बराबर हो और मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हो और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अतिरिक्त के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव अवयव शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। हमने क्या कहा, वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हो, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, बराबर हो। इन चीजों को ध्यान रहे, जो जो चीजें यहाँ पे हम लोग सर्कल कर रहे हैं ना, वो चीजें ध्यान रहे। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, बराबर हो, ठीक। और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, ठीक है। अगर इतना चीजें हैं तब हम लोग इसको बोल पाएंगे कि ये हमारा क्या अदिश अवयव। उसके पहले हम लोग इसको नहीं बोल पाएंगे कि ये अदिश अवयव। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं उदाहरण, ठीक। उदाहरण के लिए अगर लिखना हो हमको, हम लोग एक अवयव लेते हैं, फिर से वही कर ले लिए, एक अवयव लेते हैं जो हमारे पास है 2 0 0 0 2 0 0 0। हमने लिया 3 × 3 का एक अवयव, 3 × 3 का एक अवयव लिया जिसके प्रत्येक विकर्ण पे देखो, मतलब इसके मुख्य विकर्ण पे ये वैल्यू 2 है। क्या ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है? हाँ सर, ए बराबर है। अगर ए बराबर है, ए जैसे हमने बोला था जो पहले, ये बराबर होने चाहिए, हमने लिख दिया है कि ये बराबर है। उसके बाद हमने क्या बोला था इसमें कि प्रत्येक अवयव 0 होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। क्या ए 0 नहीं है? ए 0 है। हाँ सर, ए भी 0, ए भी 0, सारे के सारे नंबर 0 हैं आपके। तो अगर ये सब 0 हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अदिश अवयव। अगर ये 0 नहीं होता तो पहला नंबर ये हमारा क्या कहते हैं, अदिश अवयव ही नहीं रह जाता, ठीक। अगर कोई भी एक इसमें 0 के जगह पे कोई नंबर आ गए तो ये अदिश नहीं रहा। यहाँ पे अगर कोई भी, ये जो अगर दो दो हैं सबके सब, तो अगर 2 के अलावा कोई और नंबर आ गए तो ये हमारे अदिश नहीं आ सकते। 2 के अलावा यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है कोई नंबर, अगर मान लिया जाए यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये पूरा 3 होना चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये पूरे के पूरे 5 होने चाहिए। अगर इसके मतलब यह बोला जाए कि यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये हमारा अवयव जो का अदिश अवयव नहीं रह जाएगा, ठीक। यहाँ पे जब होने चाहिए सारे नंबर बराबर होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे से हमारे बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो ये हमारे अवयव के अदिश अवयव नहीं रह जाएंगे। अगर यहाँ पे मान लिया जाए ये 3 हो जाते हैं और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया इसके जगह पर, ठीक, तो ये हमारे विकर्ण में चले जाएंगे, बट हमारे अदिश नहीं रहेंगे। जब ये बराबर रहेंगे तभी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। आप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इकाई या तत्समक अवयव, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, इकाई या तत्समक। इकाई अवयव भी एक वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक वर्ग अवयव होना चाहिए। अगर एक वर्ग अवयव के साथ साथ विकर्ण भी होने चाहिए, विकर्ण के साथ साथ वो अदिश भी होने चाहिए, ठीक। सर ये क्या हो रहा है? बोला जाए कि एक वर्ग अवयव लेते हैं हम लोग, वर्ग अवयव, ऐसा अवयव, या फिर लिखते हैं सही से, दूसरा लिखते हैं, लिखते हैं सही से। एक ऐसा ऐसा
वर्ग अवयव, अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव एक हो और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव अवयव शून्य हो। देखो ज्यादा कुछ नहीं कहा इसमें, देखा जाए तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। देखो इसको कुछ नहीं कहा जाता, इसमें सीधा सा बात है कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो और उसके अतिरिक्त जो भी अवयव बच रहे हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई या तत्समक अवयव, इकाई या तत्समक अवयव। सर ए क्या होता है, देखा जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमने ले लिया 3 गुणे 3 का एक अवयव। 3 गुणे 3 का एक अवयव हमने ले लिया, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक इकाई अवयव बन रहा है। इकाई से पहले क्या ये अदिश अवयव नहीं है, अदिश अवयव होने के लिए क्या था, उसका नियम क्या कह रहा था, उसका नियम ये कह रहा था ना कि उसके जो विकर्ण का अवयव वो बराबर होना चाहिए। क्या ए 1 1 बराबर नहीं है, हाँ है सर, तो ये अदिश हो सकता। विकर्ण के लिए क्या था, उसके क्या कहते हैं विकर्ण अवयव पे, जो विकर्ण अवयव उसके कुछ वैल्यू हो, तो क्या कुछ ना कुछ वैल्यू है, हाँ, तो सर ये विकर्ण अवयव होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद फिर क्या एक वर्ग अवयव, वर्ग अवयव में क्या कहा जाता था, वर्ग अवयव में बस यही कहा जाता ना था, ये क्या कहते हैं पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, तो क्या ये नहीं है, है? तो अगर ये चीजें हैं तो ये पहला नंबर वर्ग अवयव, दूसरे साथ साथ उसके साथ साथ ये विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव के साथ साथ ये अदिश अवयव भी है, उसके बाद में एक कहीं जाकर के इकाई अवयव। लेकिन जो इकाई अवयव ये तीनों हो सकता है, लेकिन अगर अदिश अवयव जो है वो कभी भी इकाई अवयव नहीं हो सकता। अदिश अवयव के लिए हमारे पास क्या था, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारे पास। अगर ये देखा जाए तो ये भी 3 गुणे 3 का अवयव है। अब इसके सारे के सारे नंबर बराबर हैं, ये सारे के सारे नंबर बराबर हैं, लेकिन क्या ये 1 है, नहीं है। अगर ये 1 नहीं है तो ये इकाई अवयव नहीं रहेगा बट अदिश। तो यानी कि जितने अदिश अवयव हैं वो हमारे इकाई नहीं हो सकते, लेकिन जितने इकाई अवयव होंगे वो हमारे अदिश अवयव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज जो हम लोगों ने ये चीज हम लोगों ने देख लिया। चलिए ठीक है, अब आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और हम लोगों ने लिया था बट उसको टाइम ना रहने की वजह से इसको नहीं देख रहे हैं, इसको देखेंगे कल। ठीक है, चलिए आज क्लास तो हम लोग अपना खत्म करते हैं, बट उससे पहले कुछ चीजें और बताना थी आप लोगों को। क्या हमारा जो जस्ट वेल क्लासेस का टीम है वो आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आया, फुल कोर्स। अगर आप लोग फुल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 499 रुपए में फुल कोर्स इन द सेंस की सारे सब्जेक्ट की तैयारियां हमारे जस्ट वेल क्लासेस पे कराई जाती हैं अलग अलग टीचर्स के थ्रू, और मात्र 499 रुपए में। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो जस्ट वेल क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहां पे रजिस्ट्रेशन करने पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।